हेलो 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 बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? जल्दी बता दो, कौन सा चैप्टर चल रहा है? जल्दी बता दो मुझे। हमारा चैप्टर चल रहा है फोर के अंदर बच्चों एक मिसलेनियस स्टैंडर्ड है हमारे पास। हम लोग उसको कवर कर रहे हैं और वो है 530 ऑडिट सैम्पलिंग। हमने सैम्पलिंग का मीनिंग पढ़ लिया, यस सर। हमने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, सैम्पलिंग यूनिट का मतलब पढ़ लिया। और फिर बच्चों हमने काफी इंपॉर्टेंट बात जो है वो पढ़ी थी। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एवरीवन प्लीज फोकस। हमने बच्चों सैम्पलिंग का प्रोसेस देखा था कि पहले सैंपल डिजाइन होता है, फिर सैंपल साइज, फिर सैंपल सिलेक्शन, फिर ऑडिट प्रोसीजर, फिर नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, प्रोजेक्शन एंड इवैल्यूएशन। ओके, बोलो हाँ के ना? यस। आ जाओ जी। इसमें बच्चों हम लोगों ने, अगर मैं अपनी बुक से आप लोगों को दिखाऊं, शाबाश, मैंने मेन बुक ही बंद कर दी है, कोई बात नहीं, अभी एक बार ओपन कर लेते जाके उसको। ऑडिट में माय बुक। हाँ जी, अगर से बच्चों मेन बुक में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हम लोगों ने सैंपल डिजाइन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। और सैंपल डिजाइन का बच्चों हल्का सा शॉर्ट नोट यहाँ पे बन गया था, याद है आप लोगों को? सैंपल डिजाइन में सबसे पहले देखना था कि पर्पस ऑफ प्रोसीजर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हो और कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहते हो। पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, याद है? और ये डिसाइड करना कि क्या मिसस्टेटमेंट मानी जाएगी, क्या मिसस्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम और क्या एस्टिमेट करते हैं? एस्टिमेटेड रेट ऑफ डेविएशन भी एस्टिमेट कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम लोग एस्टिमेट करते हैं क्या? अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एरर। ओके, आ जाओ जी प्लीज। अब जरा फोकस करिएगा। आज बच्चों हम लोग कहां से शुरुआत करने वाले हैं? अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया था बच्चों, सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे सैंपलिंग रिस्क क्या हो जाए, एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक आ जाए। याद है ये बातें? बोलो हाँ के ना? जितनी ज्यादा एश्योरेंस चाहिए होगी, सैंपल साइज भी उतना बड़ा कर देंगे। रिस्क जितना कम करना होगा, सैंपल साइज उतना बड़ा कर देंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? ये फैक्टर्स बच्चों हमने पढ़ लिए थे, बोल दो हाँ के ना? यस सर, बिल्कुल पढ़ लिए थे। आइए अब बच्चों हम इस प्रोसेस के थर्ड स्टेप पे आ गए हैं और वो है सैंपल सिलेक्शन। बोलिए किस पे? सैंपल सिलेक्शन। बहुत ध्यान से पहले सुनिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हम सिलेक्शन ऑफ सैंपल पढ़ेंगे। सच बताऊं तो ये सारी लाइनें मैंने इसलिए लिख दी है कि आईसीआई कहीं आपको परेशान ना करे, अदरवाइज सिर्फ एक ही लाइन बहुत है, वो आपको बता दूंगा क्या। और सिलेक्शन ऑफ आइटम के बाद बच्चों, सैंपल सिलेक्शन के बाद हम लोग आज सीधा चलेंगे इन पे, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम है कौन सी स्टेज पे? हमें बच्चों सैंपल सिलेक्शन पे। सैंपल सिलेक्शन के लिए एक ही लाइन बहुत है समझने के लिए, ओके, बट फिर भी हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ के जाएंगे, कहीं आईसीआई कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना पूछ ले इसके लिए। और लेकिन इसके बाद बच्चों आज हम जो काम करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? सैंपल सिलेक्शन मेथड्स। मेरे साथ बोलिए क्या? सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, जिसमें बच्चों बहुत सारे मेथड्स आएंगे, जैसे कि रैंडम सैंपलिंग आएगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आएगा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आएगा, वैल्यू वेटेड सैंपलिंग आएगी और हेफाजेट और ब्लॉक सैंपलिंग आएगी। ठीक है, साथ रहना है, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने बोला था इस चैप्टर की शुरुआत में, लंबा प्लस टेक्निकल दोनों चीजें बच्चों इसके अंदर है, राइट? तो हमें बहुत प्यार प्यार से आगे बढ़ना है। आ जाओ जी। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल की। लो भाई, सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग, यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं? सिलेक्शन। बार बार अपने मन में दोहराते रहे। सबसे पहले सैंपल डिजाइन कर लिया हम लोगों ने, बोलो हाँ कहना। फिर सैंपल साइज कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग सैंपल को क्या करने जा रहे हैं? सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पता है 10,000 अगर सेल की ट्रांजैक्शन है तो वो मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से मैं कुछ सैंपल्स को क्या करने वाला हूं? सिलेक्ट करने वाला हूं। सिलेक्शन का बच्चों जो बेसिक प्रिंसिपल वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद रखे बच्चों। एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये लाइन तो घुट गई होगी, बोलो हाँ कहना। सैंपल सिलेक्शन कैसा हो? मेरे साथ, सैंपल सिलेक्शन कैसा हो? सैंपल सिलेक्शन ऐसा हो कि एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। इधर देखो बच्चों प्लीज, मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं अभी के लिए, इसको हम आगे डिटेल में डील करेंगे। देखो बेटा, सैंपलिंग में ना आपको दो चीजें याद रखनी है, अभी के लिए सिर्फ याद रखनी है, फिर हम समझेंगे भी। एक तो है अप्रोच, सैंपलिंग की अप्रोच, और एक है बच्चों सैंपलिंग के मेथड। हाँ जी, एक है सैंपलिंग की अप्रोच और एक क्या आएगी बच्चों हमारे पास? सैंपलिंग की मेथड। अप्रोच जो है ना हमारे पास दो है, एक है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और एक है बच्चों जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग में ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है, यानी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज करता है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में
स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं मेरे साथ। हाँ जी, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में बच्चों बताओ क्या यूज होते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं। अब स्टैटिस्टिकल टूल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर टेबल अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं आज बच्चों आपको एक्सेल पे ये दिखाऊंगा कि कैसे आप एक रैंडम नंबर टेबल जो है एक्सेल पे जनरेट कर सकते हैं अगर आप लोग साथ देंगे तो। अब मेथड्स क्या होते हैं बच्चों? मेथड्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम को भी दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकती है हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, विजिबल है ना आप लोगों को, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक होती है बच्चों हमारी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, राइट। ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं सैंपलिंग के। जैसे एक हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, राइट। हमारे पास कुल मिला के बच्चों और तीन मेथड्स हैं। आज हमने सारे मेथड्स ही पढ़ने हैं, अप्रोचेस नहीं पढ़ने हैं। एक होता है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। एक आएगा हैप्पीजेड सैंपलिंग, एक आएगा ब्लॉक सैंपलिंग। हाँ जी, एक है हमारे पास हैप्पीजेड सैंपलिंग, हैप्पीजेड सैंपलिंग, और एक आएगा ब्लॉक सैंपलिंग। ये जो मैंने ब्लू कलर वाले लिखे बेटा, ये सारे हम लोग मेथड्स बुलाते हैं। और यहां पे जो मैंने लिखा है ये अप्रोच है कि आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच चलाना चाहते हो, यानी कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स के टूल्स वगैरह यूज करना चाहते हो, रैंडम नंबर जनरेटर यूज करना चाहते हो, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे सैंपलिंग करना चाहते हो। नीडलेस टू से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है बिल्कुल बिना पढ़ाए बता देंगे कि आजकल मॉडर्न ऑडिटिंग में अप्रोच कौन सी चलती होगी। चलिए बता दीजिए मुझे, मॉडर्न ऑडिटिंग में अप्रोच कौन सी चलती होगी, बता दो बेटा जल्दी से मुझे। कम ऑन एवरीवन। स्टैटिस्टिकल चलती है, पक्की बात है बच्चों। जजमेंटल सैंपलिंग आजकल बहुत कम हो चुकी है, एटलीस्ट थ्योरी में तो यही है। लेकिन अगर आप किसी छोटी सी फर्म में जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे बच्चों जजमेंटल सैंपलिंग भी चल जाती है। ओके, बोलो हाँ क्या ना, बोल दो। अच्छा जी, अब बच्चों मैंने आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि कहीं कहीं पे अब हमारे डिस्कशन में इसका यूज होगा। मैं फिर से बोल दूं, सिलेक्शन में सिर्फ एक लाइन भी बहुत है, और वो लाइन क्या है? एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कम ऑन, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अब आगे की बच्चों जो मैं लाइंस आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये समझ लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, पढ़ते समय थोड़ी टेक्निकल लगेंगी, लास्ट में बच्चों बिल्कुल स्क्वीज करके कंसाइज करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। और याद रखें बच्चों, लाइफ में ना डर, थोड़ा डर होना जरूरी है, राइट। और डर क्या लगता है? इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट, या इसमें से एमसीक्यू कोई पूछ ना ले, आईसीआई, राइट। तो आप मुझे 10 मिनट अगर देंगे तो मैं आपको ये लाइंस ठीक ठाक लेवल पे जाके समझा दूंगा, और 11वें मिनट में स्क्वीज करके 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको याद करवा दूंगा। आई होप इतना समय आप मुझे देंगे। बोलिए हाँ कहना, आ जाओ। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं। अब आपको अप्रोच पता है, एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है, एक जजमेंटल सैंपलिंग होती है। स्टैटिस्टिकल में आप ये समझ लीजिए कि भाई साहब वहां पे जो है मैथ्स के, स्टैट्स के टूल्स वगैरह यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर जनरेटर्स वगैरह यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग रिक्वायर्स दैट सैंपल आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम सो दैट ईच सैंपलिंग यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कोई नई बात नहीं बोली, कोई नई बात नहीं बोली। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या बोलती है कि भाई साहब आपको सारे आइटम्स जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करने, सारे सैंपल्स रैंडमली सिलेक्ट करने, ताकि एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। आपके सैंपलिंग यूनिट फिजिकल भी हो सकते हैं और मॉनिटरी यूनिट में भी हो सकते हैं, इस बात को समझिए। सैंपल, फिजिकल सैंपल, 10,000 इनवॉइस में से एक इनवॉइस उठा लिया, दिस इज फिजिकल सैंपल। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग क्या होती है बच्चों, मैं आपको आज बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम मेथड्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो अपने आप एक मेथड है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये मेरा एश्योरेंस है आपको, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग क्या होती है। बट अभी के लिए रुक जाइए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि सैंपलिंग यूनिट्स आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस उठा लिया, या फिर मॉनिटरी यूनिट भी हो सकते हैं। आई नो अभी आपको मॉनिटरी यूनिट वाली बात समझ नहीं आई है, ये आपको बच्चों आज अभी से 40 मिनट बाद समझ में आएगी। अभी थोड़ी देर शांति रखिए। तो सैंपल कैसे कैसे हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, और साथ साथ बच्चों कैसे हो सकते हैं? मॉनिटरी यूनिट वाइज भी हो सकते हैं। आप मॉनिटरी यूनिट ये समझ लो अभी के लिए, 1 रुपया, एक रुपया, हर 1 रुपया एक सैंपलिंग यूनिट है, हर 1 रुपया एक सैंपलिंग यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपके टोटल डेटर्स 10 लाख रुपए के हैं, आपके टोटल डेटर्स 10 लाख रुपए के हैं, तो बेटा कितने सैंपलिंग यूनिट्स हो गए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कितने सैंपलिंग यूनिट्स हो गए? 10 लाख। वेरी गुड। हर 1 रुपया एक सैंपलिंग यूनिट होता है, बस इतना बात याद रखिए। हम बच्चों 40 मिनट बाद इसको समझेंगे। आइए, अगर आपको अभी कोई लिखने को बोल दे, भैया एक काम करो, सिलेक्शन ऑफ सैंपल पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्शन ऑफ सैंपल पे आप लिखोगे, देखो नंबर 1, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग भी यही बोलती है कि रैंडमली आप सैंपल सिलेक्ट करो सो दैट एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन।
ओके तीसरी बात आप बोलोगे सैंपल आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और मॉनिटरी यूनिट वाइज भी हो सकते हैं। मॉनिटरी यूनिट वाइज बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हर एक रुपया आपके लिए क्या बन जाता है, आपके लिए एक सैंपलिंग यूनिट बन जाता है। ओके अच्छा जी, देन इधर देखिए, विद नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यानी जजमेंटल सैंपलिंग की बात चल रही है। ऑडिटर क्या यूज करता है, जजमेंट टू सिलेक्ट दिस आइटम्स फॉर सैंपल। देखो कुछ नई बात पता चली क्या, नहीं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ऑडिटर अपनी ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस का यूज करके सैंपल सेलेक्ट करता है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से सैंपल सेलेक्ट करता है। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ कहना। अच्छा जी, देन इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग। आई होप सबको याद है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। टू ड्रॉ द conclusion about the entire population, come on, to draw the conclusion about the entire population, right? इसलिए आपको बोल रहे हैं because the purpose of the sampling is to draw the conclusion about the entire population. Auditor will try, इस वर्ड की जगह पे आप लोग try वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे ही है endeavor, endeavor की जगह बच्चों आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, try. The auditor will try to select representative sample by choosing sample items which have characteristic of typical of the population and the sample needs to be selected so that bias is avoided. मैं क्या कहने की बात कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, वेरी सिंपल, पर्पस बताओगे और फिर से वही बात बोलोगे, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड द आइटम मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। द आइटम मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों, हमें किसके बारे में कंक्लूजन निकालना है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, पॉपुलेशन के बारे में। और अगर आइटम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा तो, अब मेरी बात सुनो, क्या एक्यूरेट 100% रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या नियरली भी होगा तो चलेगा, मुझे बताइए। सिमिलर भी होगा तो चलेगा, सिमिलर भी होगा तो चलेगा। आखिरी लाइन है बच्चों, आखिरी लाइन है, मैं आपको बता देता हूं, आप बड़ी बड़ी ऑडिट की बुक उठा लो, उसमें सिर्फ एक ये लाइन लिख के छोड़ देंगे, ये पढ़ाएंगे ही नहीं, और मैं आपको दिखा दूंगा बच्चों इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एक बार आया हुआ है 2 नंबर का, और आप बोल रहे हो सर एक ही बार तो आया है, सर इतना रिस्क तो हम लोग ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, मुझे अभी मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे, 10 मिनट बाद मैं आपसे 1 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, फिर बोलूंगा बताओ वर्थ इट थे या नहीं था, क्योंकि आपको अब हर बार थोड़ा ना 10 मिनट लगेंगे, हर बार बच्चों आपको सिर्फ अब इसको पढ़ने में 50 सेकंड 40 सेकंड ऐसे लगा करेंगे। ओके आइए मेरे साथ जरा जुड़िएगा एवरीवन, लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाटएवर मे बी द अप्रोच, चाहे स्टैटिस्टिकल करो चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल करो, सैंपल क्या होना चाहिए, ये लाइन समझ आती है, देख रहे हो बार बार आ रही, सैंपल क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर, रिप्रेजेंटेटिव बोले तो एग्जैक्टली सेम और क्लोजली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम और क्लोजली सिमिलर, कम ऑन टेल मी, क्लोजली सिमिलर होना चाहिए, राइट। द सैंपल मस्ट बी लार्ज इनफ, अब सैंपल साइज की बात कर रहे हैं, सैंपल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट। सर अब हमें लिखना क्या है, देखो बेटा, अगर आप सच में एग्जाम में अगर लिखना को आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो आप कैसे शुरू करेंगे, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मेरे साथ साथ बोलते जो बेटा कैसे शुरू करोगे, जल्दी बताओ, एवरी आइटम मस्ट हैव, बोलो 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 बोलो, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इतना तो लिख लोगे, पक्की बात, बोल दो हाँ कहना, यस सर, इतना तो हम लोग पक्का लिख के आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या बोलोगे, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करो तो भाई साहब रैंडम सैंपल निकल के आते हैं, और रैंडम सैंपल निकल के आते हैं उसका मतलब यही होता है एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सैंपल फिजिकल हो सकते हैं, सैंपल मॉनिटरी हो सकते हैं, ओके डन। लेकिन अगर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करते हैं तो उसमें ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है। और आखिरी 2 लाइनों को मिक्स कर दो कि भाई साहब सैंपल क्या होना चाहिए, मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, इफ नॉट एग्जैक्टली देन नियरली। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, हाँ जी, इफ नॉट एग्जैक्टली देन मैं बोलूंगा क्लोजली सिमिलर या नियरली जो है वो होना चाहिए पॉपुलेशन के। व्हाई, बिकॉज द पर्पस ऑफ द सैंपलिंग वाज टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। टफ लगा आप लोगों को, मुझे बताइए, आलस में छोड़ने वाली चीज है क्या ये, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बोल ले कि भाई सिलेक्शन ऑफ सैंपल पे शॉर्ट नोट लिखो, तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन कैसा हो, हमारा सिलेक्शन ऐसा हो दैट एवरी सैंपलिंग यूनिट मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करोगे तो याद रखिएगा आपको रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करने हैं, ताकि अगेन एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सैंपल फिजिकल भी हो सकते हैं और मॉनिटरी भी हो सकते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करोगे तो ऑडिटर की जजमेंट इन्वॉल्व रहती है। लास्ट वाली 2 लाइन को मिक्स कर दो, पर्पस क्या है बच्चों, पर्पस क्या है, मुझे बताओ पर्पस क्या है, पर्पस है किसका, सैंपलिंग का, टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन एंड देयरफॉर द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। आई एग्री दैट इट शुड नॉट नेसेसरली बी एग्जैक्टली द सेम बट एज नियर एज पॉसिबल। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच सैंपल may not be the true representative of the population. मेरी बात को ध्यान सुनिए,
मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा इधर उधर निकल गया, ध्यान सुनो, मैं क्वेश्चन का मीनिंग दोबारा चेंज करता हूं। इफ वी आर फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, देन only then the sample must be true representative of the population, and in case of non-statistical, let it be, it may be the representative or it may not be the representative, it hardly matters for us। अब बात ज्यादा समझ आए? याद रखिए बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? ये बात स्टैटिस्टिक, ये बात अप्रोच पे डिपेंड करती है क्या? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आंसर इज नो। मेरी बात दोबारा सुनो, आपका सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये सत्य है, अप्रोच कोई भी होती रहे, क्योंकि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ कि स्टैटिस्टिकल में तो रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए, नॉन स्टैटिस्टिकल में रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो भी चलेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स भैया, चाहे स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाओ चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाओ, आपका कमॉन, आपका सैंपल जो है वो क्या होना चाहिए? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। इज दैट क्लियर? हाँ, साथ में लिखाना कि भैया इफ नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली द सेम, इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द पॉपुलेशन। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ जी, एक और करेक्ट इनकरेक्ट। इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग वी यूज रैंडम नंबर टेबल्स एंड अदर टूल्स to select the samples. Incorrect. We use what? Come on, we use what? Professional judgment of the auditor. Okay? बोलिए हाँ कहना। लीजिए, हमारा बच्चों आज का फर्स्ट काम जो है वो हो गया है, और अब आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए? यस, बिना देखे सिलेक्शन ऑफ सैंपल की पहली लाइन क्या हो गई? हमारा सिलेक्शन कैसा हो? हमारा सिलेक्शन ऐसा हो दैट एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर रहे हो तो भी आपको रैंडम सैंपल चूज करना है ताकि एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। और उसके बाद बच्चों जरा दूसरी बात सुनिएगा, आपके सैंपल जो है वो कैसे हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं और मॉनिटर भी हो सकते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या यूज होती है? प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, because the purpose of the sampling is to draw the conclusion about the entire population. It must represent the entire population as closely as possible, if not exactly the same. क्या बोलती पब्लिक? आ जाइए जी, आ जाइए। हाँ, चलते बच्चों आगे। अब हमें क्या करना है? अब बच्चों हम लोग अपना टॉपिक जो है वो चेंज करते हैं और चलते हैं बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है सैंपल सिलेक्शन मेथड, जिसमें से बच्चों पहला है रैंडम सैंपलिंग। बोलिए क्या? रैंडम सैंपलिंग। और पहली लाइन पढ़े, रैंडम सैंपलिंग का बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है? एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ओके, दो बातें याद रखिए। आइए आपको ले चलते बच्चों हम लोग एक्सेल के अंदर। एक्सेल देखा तुमने? एक्सेल, आओ एक्सेल दिखाता हूं बच्चों आज आप लोगों को। ये देखो, देखो एक्सेल में ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले इक्वल टू का सिंबल दबाना होता है, ठीक है जी, और उसके बाद आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन देखो, जरा ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा फोकस करिएगा। मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पे ना एक रैंडम नंबर निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा? इधर देखो, इधर देखो, मेरे पास लेट अस से 100 इनवॉइसेस है। मैं उसमें से 10 सैंपल सेलेक्ट करना चाहता हूं। मैं अपने हर इनवॉइस को नंबर दे दूंगा, इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6। पहले से नंबर डले भी हो सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से उनको नंबर दे दूंगा। और उसके बाद मैं एक्सेल से बोलूंगा, हे एक्सेल मुझे 10 सैंपल चाहिए, इसमें से रैंडमली 10 सैंपल उठा के दो। तो एक्सेल बोलेगा ठीक है, रैंड बिटवीन लगा दो, बॉटम और टॉप। बॉटम मतलब मेरे पास इनवॉइस नंबर 1 से लेके इनवॉइस नंबर 100 तक के जो है वो सैंपल्स जो इनवॉइसेस हैं, आप मुझे उसमें से प्लीज एक इनवॉइस दो चूज करके, उसने 3 नंबर का इनवॉइस उठा ले। अब बच्चों मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं। अभी मैं आपको और इसका सिंपल तरीका भी दिखाऊंगा। उसने बोला भाई ये लो, ये रहे, मान कितने कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। उसने भाई साहब सिंपली बोला कि क्या करेंगे, ये लो, ये 10 इनवॉइस उठा लो। आपने बच्चों देखा होगा कि यहाँ पे पहले 3 था, फिर वो 2 हो गया जब मैंने उसको ड्रैग किया। तो ये एक्सेल का फंक्शन है। आप इसका, मैं आपको इसका भी तोड़ बता देता हूँ। अगर क्योंकि आप रैंडम नंबर वाला फॉर्मूला जब भी लगाएंगे और कुछ भी चेंज करेंगे ना तो बार बार नंबर चेंज कर देगा, इसलिए यहाँ पे कॉपी करो और पेस्ट स्पेशल में जाके ना आप लोग पेस्ट वैल्यूज कर सकते हो। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, अब कुछ भी करते रहो लेकिन ये नंबर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर दी। ये थोड़ा एक्सेल वाले फॉर्म में चला गया, मैंने पेस्ट वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ करके दिखा दिया आपको। अच्छा, अब मैं थोड़ा और एडवांस बताऊं आपको बच्चों,
ये देखो मैं आपको और एडवांस बता दूं, सब कुछ हटा दो यहाँ से। एक फॉर्मूला और भी है मेरे पास, ये शायद आपके एक्सेल में ना हो, मेरे एक्सेल में होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, पूछिएगा मुझसे क्यों है मेरे एक्सेल में, क्यों नहीं है आपके एक्सेल में। रैंड अरे करके आप लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आप बता देंगे कि कितने सैंपल्स चाहिए, हमें कितने सैंपल चाहिए आप लोग बताओ, 100 में से कितने सैंपल चाहिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 10, मैंने बोल दिया जी मुझे 10 रोज दे दो। अच्छा जी, कॉलम मुझे एक ही चाहिए, एक ही कॉलम में आ जाएंगे। मिनिमम फिर से वही एक से लेके कहां तक, 1 से लेके 100 तक। इंटीजर क्या होता है कि आपको डेसिमल में चाहिए या आपको प्रॉपर होल नंबर चाहिए, तो मैंने बोला जी मुझे तो होल नंबर चाहिए। अब आप ये देखिए, लीजिए 10 सैंपल आपके पास तैयार है। ये 10 आप लोग जो है उठा सकते हैं, बोलिए हाँ कहना, कम ऑन बोलो हाँ कहना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर क्या एक्सेल यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू भी दे सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकता है। मैं आपको उसका भी तोड़ बता देता हूं बच्चों, छोड़ो ना इसको, यहां से हटा देते हैं इसको भी, हटाओ हटाओ हटाओ। मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, पहले आप लोग वर्ड कर ले यूनिक, पहले आप लोग फॉर्मूला यूज कर ले यूनिक का। यूनिक के बाद बच्चों आप लोग यूज कर ले कोई अपना रैंड अरे वाला फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हमें चाहिए 10 रोज, हमें चाहिए एक कॉलम, मिनिमम चाहिए 1, मैक्सिमम चाहिए 100, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारे पास ट्रू, क्योंकि हमें इंटीजर में नंबर चाहिए, और उसके बाद हम कर देंगे फॉर्मूला क्लोज। अब ये क्या करेगा, ये बच्चों ये एश्योर करेगा कि आपके पास कोई भी डुप्लीकेट नंबर जो है वो ना हो। हेलो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब ऑडिटर क्या करेगा, 100 में से ये वाले इनवॉइसेस उठा लेगा और उन इनवॉइसेस को क्या कर देगा, चेक कर देगा। सैंपल सिलेक्शन हो गया, रैंडम सैंपलिंग समझ में आ गई। आप लोग क्या करते हैं, आइए वापस चलिए किताब के अंदर चलते हैं बच्चों, किताब के अंदर चलते हैं। इधर देखो बच्चों, किताब के अंदर चलते हैं, जरा देखो प्लीज प्लीज, क्या लिखा हुआ है, रैंडम सिलेक्शन इंश्योर्स दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। पहली लाइन तो अपनी वही है फेमस वाली। दूसरी, इट में इन्वॉल्व रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल क्या होती है मैंने आपको भी करके दिखाया, कम ऑन बोलिए। अच्छा जी, देन रैंडम सैंपलिंग इंक्लूड्स टू वेरी पॉपुलर मेथड्स विच आर डिस्कस बिलो। और बच्चों इन पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। सबसे पहला कौन सा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग बच्चों ध्यान से देखिए जरा, ईच यूनिट ऑफ होल पॉपुलेशन एग्जांपल परचेज सेल एज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इस लाइन के बिना तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हेलो, कम ऑन। अच्छा सर आप सिर्फ आपके एक्सेल में क्यों है, तो बेटा सिर्फ मेरे एक्सेल में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सिर्फ मेरे एक्सेल में वाला फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज करता हूं। 150 रुपया लगेगा, समझे कि नहीं समझे, उसके पर मंथ जो है वो कुछ चार्जेस जाते हैं, दैट्स इट। बाकी अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल एक्सेल भी यूज कर लेंगे तो बहुत है। आ जाओ, हाँ जी, हमारे में भी आ गया होगा, क्या पता आ गया होगा बच्चों। कुछ फीचर्स जो है जैसे कि एक्स लुकअप करके एक फीचर था, एक्स लुकअप आपने सुना है? एक्स लुकअप जो है पहले 365 वालों के पास आया था, मैंने उसमें बहुत वीडियो भी बनाई थी और वो वीडियो बहुत अच्छी भी चली थी, और अब वो शायद सबके पास अवेलेबल आ गया होगा। मैं वी लुकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, वी लुकअप अलग होता है। खैर अब मुझे आप एक्सेल में ना ले जाए, भटकाए ना मुझे बातें कर करके, वापस आ जाए। हाँ जी बच्चों, सिंपल रैंडम सैंपलिंग बच्चों, पहली लाइन सर, इस लाइन से तुम्हें प्यार हो गया है। जब कुछ ना मिले, एवरी आइटम मस्ट हैव, कम ऑन, एवरी आइटम मस्ट हैव, बोलो 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 बोलो, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कर। अच्छा जी, सैंपल आर सिलेक्टेड थ्रू, वही बातें, सैंपल आर सिलेक्टेड थ्रू व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, रैंडम नंबर टेबल। फिर जबरदस्ती की बात है, दे आर वेरी सिंपल, दे आर इजी टू यूज एंड प्रोवाइड एश्योरेंस दैट ऑडिटर बायस डज नॉट इफेक्ट द सिलेक्शन। आपने भी देखा बच्चों, मैंने आपको रैंडम नंबर टेबल के थ्रू सैंपल जनरेट करके दिखाया, क्या मेरी बायसनेस आई कुछ इसमें? मेरा फेवरेट नंबर तो 68 और 86 है, दोनों ही नहीं आए इसके अंदर। अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं जरूर सिलेक्ट कर लेता 68 और 86 को, बोलो हाँ कहना, राइट। तो ऑडिटर की बायसनेस जो है वो किसी भी तरीके से इसमें नहीं आई है। आ जाओ जी प्लीज, फिर से बच्चों पूरी बातें, शुरू की 2 बातें देखो कितनी आसान थी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या करती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में बच्चों एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कैसे हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं? रैंडम नंबर टेबल के थ्रू। रैंडम नंबर टेबल क्या है, सिंपल है, इजी टू यूज है, और ऑडिटर की बायसनेस को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आ जाओ, ईच आइटम इन पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल ईदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और पिकिंग अ नंबर इन अ रैंडम वे, राइट। तो अब ऐसे समझ के चले कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है, आप लोग जो है रैंडम नंबर टेबल कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई, और आप जो है सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे बोल रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लेते हैं, कायदे से बच्चों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ठीक है। ये वो थोड़ा चल रहा सारे हाथ रखो फिर किसकी डायन आएगी और फिर ऐसे करके देख लो, रॉक पेपर सीजर थोड़ा चल रहा है। आओ प्लीज, हाँ जी सर, इसमें फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन ओमिट होने के चांस है, बिल्कुल है।
मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा बच्चों के कैसे जो है ऑडिटर बच्चों से सिग्निफिकेंट रिस्क मान के चलता है, वो ऑडिटर की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। आओ अब बच्चों खूब इंपॉर्टेंट बातें, सारी चीजें जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड पॉपुलेशन और टू बी सैंपल कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली सिमिलर यूनिट। याद रखिएगा बच्चों, होमोजीनियस पॉपुलेशन पे काम आएगा ये आपका मेथड। सिमिलर यूनिट्स है, सिमिलर यूनिट्स कैसे होती है याद है? एडू 91, एडू 91 पे आप लोग बता दो इनकम टैक्स के कोर्स का प्राइस क्या है ये बता दो, और ऑडिट के कोर्स का प्राइस क्या है, एसएम के कोर्स का प्राइस क्या है। सारे आप जब कोर्सेज के प्राइस बता देंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि बस अप्रोक्सीमेटली इतने की ही ट्रांजैक्शन मिलेगी आपको हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। कोई बालक ने कॉम्बो ले लिया तो बात अलग है, बोलो हाँ कहना। आज डिस्काउंट चल रहा है ये तो बता दो, देखो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं, बच्चे बताते हैं हाँ भाई आज डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। हाँ जी बात समझ आती है, जल्दी बोलिए। तो अगर बच्चों होमोजीनियस पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर रीजनेबल रेंज में फॉल कर रही है तो बेटा मेथड कामयाब है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, इधर देखो, पॉपुलेशन कैन बी कंसिडर्ड होमोजीनियस इफ से ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस फॉल विद इन द रेंज ऑफ 50,000 से 2 लाख, लेकिन 500 से 11.5 लाख के बीच में आपके डेटर का रेंज फॉल करता है। कोई 500 रुपए की भी उधारी रख सकता है, कोई 11.5 लाख की भी। भैया एटा चॉल बेना आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग काम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना, बोल दो। प्रमोशन का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, हाँ बट ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? सिंपल रैंडम सैंपलिंग पे शॉर्ट नोट लिखा होगा, जल्दी बोलो हाँ के ना। बिल्कुल लिखाएंगे सर, सिंपल रैंडम सैंपलिंग बात है। एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर टेबल आर इजी टू यूज। हाँ जी इजी टू यूज, दे आर सिंपल। याद है तुम्हें ऐसा में सिखाया था, जब भी किसी चीज की तारीफ करनी हो, बॉयफ्रेंड की एडवांटेजेस बच्चों, बॉयफ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या? सिंपल, एंड उसके बाद इजी टू यूज, प्लीज ऑफेंड ना हो। दूसरी बात बच्चों, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस के बायसनेस जो है वो हट जाती है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। फिर उसके बाद क्या बोलोगे? उसके बाद क्या बोलोगे? देखो भाई यहाँ पे हर आइटम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं रैंडम नंबर टेबल से, या तो कंप्यूटर की हेल्प से, या कोई और तरीका हम लोग निकाल लेते हैं आइटम को रैंडमली सिलेक्ट करने का। ओके, कब कामयाब है मेथड? मैं बोलूंगा कब कामयाब है मेथड? जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। नहीं दोस्तों नहीं, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस है। सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करती है, रीजनेबल रेंज में फॉल करती है। मेरे डेटर है 50,000 से लेके, सारे डेटर मेरे 50,000 से 1 लाख की रेंज में होते हैं, हाँ होमोजीनियस। मेरे डेटर 50,000 से 50 लाख तक के हो सकते हैं, काहे का होमोजीनियस भाई। ओके आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट किससे डील करता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सो व्हाट इज दिस स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? ध्यान से समझिएगा बच्चों, एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं? द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू फ्यू subgroups or few separate groups दोबारा से बोलता हूं, the entire population is divided into few subgroups which are known as strata. Come on, which are known as what? Come on, tell me जल्दी बताओ। strata. Each strata is treated as a separate population. Each strata is treated as a separate population and we select sample from, हाँ जी, and we select sample from each strata. Okay, मैं फिर से बोलता हूं, entire population is divided into few separate groups and these separate groups are known as strata. Done? बोलो हाँ कहना। Each strata will become a separate population and we are going to select the sample from the each strata. Is that clear? बोलो हाँ कहना। Come on, come on. लीजिए अब सर ये बताओ सर ये ग्रुप्स कैसे डिवाइड होंगे? ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट रहेगी। सैंपल इसमें भी रैंडम नंबर टेबल के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। बस स्ट्रेटा कैसे डिवाइड कर रहे हो ये ऑडिटर की क्या रहने वाली है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। प्रोफेशनल जजमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो आओ पढ़ते जरा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? वी डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। ओके, एंड वी चूज सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम। ईच स्ट्रेटा इज ट्रीटेड एज सेपरेट पॉपुलेशन। आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम दीज स्ट्रेटास. Okay, the number of groups into which whole population is to be divided is based on the auditor's professional judgment. अब देखिए आपके पास बच्चों पॉपुलेशन थी 500 से लेकर 11.5 लाख तक की। ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? बोलिए। होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? बोलिए। ये हेट्रोजीनियस है। ओके, अब हेट्रोजीनियस है तो आप देखिए क्या कर रहे हैं। आपने ग्रुप क्या बनाया? ग्रुप नंबर 1 बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, बैलेंस फ्रॉम 7,75,001 to 10 lakh, बैलेंस फ्रॉम 5,50,000 and above, 5,50,000 above to 7,75,000, बैलेंस फ्रॉम 2,25,000 above to 5,50,000 and बैलेंस बिलो 2,25,000.
अब हर ग्रुप में से बच्चों, हर सब ग्रुप हमारे लिए क्या बन गया, एक सेपरेट पॉपुलेशन बन गई। कम ऑन, यस और नो, बोलिए हाँ के ना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए सबसे ज्यादा सैंपल कहां से सिलेक्ट करने वाले हो। फातिमा रुक जाओ, क्या कह रही हो, रुक तो जाओ। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा सैंपल बच्चों हम लोग कहां से सिलेक्ट करने वाले हैं, बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई साहब हम लोग बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख वाले सारे इनवॉइसेस चेक कर डालें। मटीरियल है कि नहीं है, बोलिए हाँ के ना। आइए नीचे देखिए, these from these above group auditor may pick different percentage of item from each of the group. For example, from the top group balance in excess of 10 lakh, the auditor may examine all the item. From the second group 25%, from the third group 10%, from the lowest group 2% of the item may be selected. Is that clear? बोलिए हाँ कहना। लेकिन बच्चों याद रखें, यहाँ पे जो सैंपल सेलेक्ट होंगे क्या प्रोफेशनल जजमेंट की मदद से होंगे या रैंडम नंबर टेबल की मदद से होंगे? रैंडम नंबर टेबल की मदद से होंगे। ग्रुपिंग आपने कर दी थी जजमेंट से, लेकिन भाइयों बहनों सैंपल सिलेक्शन कैसे होगा? भाइयों बहनों सैंपल सिलेक्शन होने वाला है आपका रैंडम नंबर टेबल की मदद से। और सैंपल सिलेक्शन कैसा हो? ऐसा हो कि एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, राइट। और ये जो बच्चों हमने किया, ये जो हमने किया कि भाई साहब ग्रुप 1 से 100% लो, उससे कम पे 25% लो, फिर 10% लो, लास्ट वाले से 2% लो, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि हम लोग वेट एलोकेट कर देते हैं। कम ऑन, क्या कर देते हैं जल्दी बताइए? वेट एलोकेट कर देते हैं। स्पेसिफाइड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहां कामयाब होती है? जहां पे आपकी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन हो, और डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम लोग फिर वेट्स असाइन कर देते हैं। ये जो 100%, 25%, 2%, ये बच्चों क्या थे हमारे? एक तरह से हमने वेट्स असाइन कर रखे थे कि हमारे लिए कौन सा ग्रुप कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। एंड व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग? एक्चुअली इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। डन? बोलो। आ जाओ जी। ओके, प्लीज कोई बात नहीं देवांश। हाँ जी, सोच लेना, प्रोटीन का एक डब्बा ले लिया भाई। स्ट्रैटिफिकेशन मींस डिवाइडिंग हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब पॉपुलेशन वेयर सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच सब पॉपुलेशन। यही बात तुमने समझी बच्चों? लैंग्वेज मतलब आप कंटेंट देख रहे हो बहुत सारा, लेकिन समझने में कितना आसान है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू फ्यू सब पॉपुलेशन एंड few subpopulation are known as strata. We select sample from each strata. Come on, yes or no? बोल दो हाँ कहना। Done. And we assign weights. And we assign what? Weights. Why? Depending upon the importance of the strata. Easy. बोलिए कब ज्यादा कामयाब है? जब सिमिलर पॉपुलेशन है या डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है? बताइए, सिमिलर और डाइवर्सिफाइड। जब डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। एक बच्चा बोला सिमिलर, नालायक। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। हाँ जी, डन। आ जाओ। स्ट्रैटिफिकेशन में प्रोफेशनल जजमेंट भी इन्वॉल्व है। हाँ बेटा, ग्रुप्स को लेके इन्वॉल्व है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल भी बोला था, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? अरे भाई, आप उठाते हो क्लाइंट का डेटा, फेंक के मारते हो सॉफ्टवेयर में, बड़ी कंपनीज में, वो खुद ही सब कुछ करके देता है। आ जाइए, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोल दो सर। रैंडम नंबर टेबल में परसेंटेज कैसे यूज करेंगे? क्यों परसेंटेज यूज करनी है सत्य प्रकाश भाई? आ जाओ। आओ अब बच्चों एक और हम लोग सैंपलिंग की बात करते हैं। इधर देखिए, इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। एक्सेल दिखाऊं? एक्सेल दिखाऊं? जल्दी बोलो, देखोगे? चलिए एक्सेल पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक्सेल पे लेके चलता हूं। ये बच्चों सिस्टमैटिक सैंपलिंग कैसे काम करती है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, मान लीजिए आपका जो पॉपुलेशन साइज था वो था 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी आपके पास? 1000। विजिबल है? विजिबल है? विजिबल है? बोलो। आपने बोला आई नीड 20 सैंपल्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। मैं कितने सैंपल सिलेक्ट करने वाला हूं? सैंपल साइज मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे चाहिए भाई 20 सैंपल्स। इन दोनों इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों आपके पास पता क्या आ जाता है? सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है। सैंपलिंग इंटरवल कैसे आता है? बहुत सिंपल है। आपके पॉपुलेशन साइज को आप सैंपल साइज से डिवाइड करते हैं, आपके पास सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है। अब सुनिएगा, पहले 50 में से आप रैंडमली एक चूज करेंगे और उसके बाद जो चूज करेंगे उसमें 50 50 50 50 50 प्लस करते जाएंगे, आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे 20। मैं फिर बोलता हूं, सबसे पहले
आपके पास पॉपुलेशन साइज है, हमारे पास टोटल 1000 यूनिट्स है। फिर उसके बाद आपने सैंपल साइज डिटरमाइन कर लिया है जो एप्रोप्रिएट है, जिससे सैंपलिंग रिस्क जो है वो एप्रोप्रिएट लेवल पे रहेगा, वो है 20। उसके बाद आपने क्या किया, पॉपुलेशन को सैंपल साइज से डिवाइड कर दिया, आपका सैंपलिंग इंटरवल आ गया। मेरे साथ आपके पास क्या आ गया, जल्दी बोलिए, सैंपलिंग इंटरवल आ गया। सैंपलिंग इंटरवल का मतलब क्या है कि आपको हर कितने यूनिट बाद एक सैंपल पिक करना है, और वो सैंपलिंग इंटरवल आया आपका 50। अब आपने पहला सैंपल जो है फर्स्ट 50 में से रैंडम नंबर टेबल के थ्रू पिक करना है, पिक कर लिया, और उसके बाद +50 +50 +50 +50 +50 +50 करते जाए। क्या बोलती पब्लिक? जैसे कि बच्चों ये 34 मैंने कैसे चूज किया होगा, मुझे बताओ, ये 34 मैंने कैसे चूज किया होगा? ये 34 मैंने रैंडम नंबर टेबल के थ्रू जो है वो चूज कर लिया। ओके, बोल दो हाँ के ना। और उसके बाद आप मेरा सेकंड आइटम देखेंगे कैसे आया, 34 + 50। थर्ड आइटम कैसे आया, 84 + 50। फोर्थ आइटम कैसे आया, 134 + 50। और ऐसे ही चलता गया बच्चों, और मेरे पास टोटल निकल के कितने आइटम्स आ गए, 20 सैंपल मेरे पास आ गए। अब मैं 34 नंबर का इनवॉइस उठाऊंगा, 84 का, 134 का, 184 का, 234 का, ये सारे नंबर के इनवॉइसेस जो है मैं उठाता जाऊंगा। हाँ जी, हेलो 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 हेलो। स्टेप 1 पॉपुलेशन साइज, स्टेप 2 सैंपल साइज, स्टेप 3 सैंपल इंटरवल, स्टेप 4 फर्स्ट सैंपल, एंड फर्स्ट सैंपल शुड बी सिलेक्टेड थ्रू रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटराइज्ड मैनर में आप उसको सिलेक्ट करो। एंड देन लास्ट स्टेप, वो लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, कि नाउ keep on adding the sampling interval to the first selected item and thereafter you will start getting the samples. Okay. रोहित ने बिल्कुल सही बोला। क्या इसके अंदर मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकती है? यस, अगर मैनेजमेंट को आपका फर्स्ट सैंपल पता चल जाए और सैंपलिंग इंटरवल पता चल जाए तो मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकती है। इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट सैंपल आप लोग कैसे चूज करें। हाँ जी, फर्स्ट सैंपल आप लोग कैसे चूज करें, रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू चूज करें। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलिए हाँ के ना। इजी इजी इजी, जल्दी बोलो। यस सर 3 बैग्स फुल। चलो भाई चलो आ जाओ, अब इसको रीड करा देता हूं। ये बच्चों मुझे तो ऐसे दिखाने में बड़ा मजा आता है कि चलो अब बच्चों ने देख लेना, अब रीडिंग करने में बहुत आसानी रहेगी आप लोगों को। क्या है, आपको सच बताऊं तो पता है, पॉपुलेशन साइज पकड़ो, सैंपल साइज पकड़ो, पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड कर दो, सैंपलिंग इंटरवल आ गया, फर्स्ट नंबर चूज करो रैंडमली। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद भाई साहब सैंपलिंग इंटरवल ऐड करते जाओ, आपके सारे सैंपल्स निकलते आएंगे। सर ये स्ट्रैटा जैसा है, पता नहीं भाई तुम्हें स्ट्रैटा जैसा कैसे लग रहा है, ये स्ट्रैटा जैसा कैसे है, इसमें कौन सा स्ट्रैटा बना लिया तुमने, नालायक। आ जाओ, हाँ जी इधर देखिए बच्चों, सिस्टमैटिक सिलेक्शन और इंटरवल सैंपलिंग इज अ सिलेक्शन मेथड इन विच नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गिव अ सैंपलिंग इंटरवल। बताइए, ये लाइन आपको न्यूमेरिकली मैंने दिखा दी थी, बोल दो हाँ के ना। क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव अ सैंपलिंग इंटरवल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सैंपलिंग इंटरवल आया 50, हैविंग डिटरमाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट विद इन द फर्स्ट 50, ईच 50th सैंपलिंग यूनिट देयरआफ्टर इज सिलेक्टेड। खत्म बात, बोलिए। अच्छा जी, द स्टार्टिंग पॉइंट में बी डिटरमाइंड haphazardly. The sample is more likely to be truly random if it is determined through use of computerized random number generator और random number table. तो भैया फर्स्ट आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे आप कंप्यूटराइज्ड चूज कीजिए रैंडम नंबर टेबल के थ्रू, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। आप बोलते हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आइटम चूज करना है तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर ध्यान से देखिएगा, चलो फॉर्मूला लगाने में हेल्प करना, मैं कर देता हूँ रैंड बिटवीन। ठीक है जी, बताओ अब आप मुझे बताओ बॉटम क्या लूंगा, चलो बताओ। 1, वेरी गुड विघ्नेश, बहुत बढ़िया। अब बताओ टॉप क्या लूंगा, मजा तो अब आएगा। अरे क्या बात है बेटा, टॉप अगर आप 1000 बोल रहे हैं तो वो गलत है, टॉप होगा 50, क्योंकि मुझे 1 से 50 के बीच में जो है वो चूज करना है, 1 से 50 के बीच में जो है वो चूज करना है, और मैंने चूज किया 21 आया। अब मेरा सेकंड आइटम तो बहुत आसान है, +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 होता जाएगा। बोलिए, लो जी लो, आ जाइए मेरे साथ। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। आपको अगर देख के ऐसा लगे भैया ये कैसे किया आपने, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अभी आपको शायद लग रहा होगा माय गॉड एक्सेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अभी आज से 1 साल बाद जब तुम आर्टिकलशिप में होंगे ना, तुम नींद में ये सब करना है, ये करना, ये फॉर्मूला, ये लो। जैसे हारमोनियम नहीं बजाते, जैसे जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते ना, वैसे तुम एक हाथ से एक्सेल चलाया करोगे, इधर से भाई साहब एक हाथ से मैडम से बात हो रही है, और बताओ क्या चल रहा है, मुझे और यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा हाँ, और हाँ सर एक्सेल का कोर्स तो प्रमोट कर दो। हाँ बेटा, एक्सेल का कोर्स ज्वाइन करें skill91.com पे, ठीक है। देखो मेरे बच्चे कितने प्यारे, यही बोल रहे हैं कि सर आप प्रमोट कर दो, ये होना चाहिए बच्चे। ये देखो क्या
फैमिली वाली फीलिंग है, सिर्फ प्रमोट करते हैं सर अपना कोर्स, ठीक है। प्रोमो कोड तुम सबको बेटा बहुत सारे प्रोमो कोड मिलेंगे, तुम साथ में आ जाओ, एक बार पेपर ऊपर दे लो, उसके बाद प्रोमो कोड ही प्रोमो कोड है। आओ, इसी बात पे भव्य ने भेजा एक मीम, देखे जरा क्या मीम है। लो पानी पी लो, पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो। क्यों थक गए हो पढ़ाते पढ़ाते? मैं सच बताऊं, जब मैंने क्लास शुरू की मैंने आपको बताया था ना, मैं बड़े सेल्फिश पर्पस के लिए लाइव आया हूं, और वो पर्पस अचीव हो चुका है बच्चों, एकदम बढ़िया तरीके से, आपको दिख ही रहा होगा अभी तक तो। एनीवेज, यहां तक क्लैरिटी है, बस ये कंप्लीट करा दूं, फिर ब्रेक देता हूं, फिर ब्रेक की जरूरत पड़ेगी बेटा। लो जी लो, सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं सैंपल साइज से, ताकि हमें सैंपलिंग इंटरवल मिल जाए, और फिर हम लोग पहला सैंपल जो है वो चूज कर लेते हैं विद इन द फर्स्ट इंटरवल, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उस सैंपल इंटरवल के हिसाब से ही अगले सैंपल सिलेक्ट करते जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैं तो बोलता हूं हैपोथेटिकली छोड़ो, आप हमेशा लिख के आओ, स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैसा होना चाहिए बच्चों? कंप्यूटराइज रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू होना चाहिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपके बच्चों, प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिस्टमैटिक सिलेक्शन में आपकी पॉपुलेशन ऐसे तो स्ट्रक्चर नहीं है कि सैंपलिंग इंटरवल एक पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है। मतलब अगर बच्चों हर 50वीं सेल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्टमर को ही है, हर 50वीं सेल जो आपने सिलेक्ट करी है वो सिर्फ एक ही कस्टमर को आई है। फॉर एग्जांपल आभा, हर सेल टोटल हमारे पास 20 सैंपल निकले, 20 के 20 सेल बच्चों आभा को ही हुई है। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन पाया? आंसर इज नो। तो while applying systematic selection, you have to keep in mind that population is not structured in such a way that sampling interval corresponds a particular pattern in the population. Is that clear? बोलिए हाँ कहना। ये इसका प्रिकॉशन है। एग्जाम्पल आ जाओ जी, एग्जाम्पल देखो। In a population of branch sale, particular branch sale occur only every 50th item, जैसे मैंने आपको बताया, and the sampling interval selected is also 50th. The result would be either the auditor would have selected all or none of the sale of that particular branch. तो याद रखिए, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन में, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जो एक पैटर्न की तरफ इशारा करे, अदरवाइज आपकी सैंपलिंग जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगी। आइए सर, अगर 3-4 सप्लायर है तो देवांश मैं एक बात बोलूं, 3-4 सप्लायर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके अलग अलग इनवॉइसेस तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। ओके, अगर सर 3-4 ही ट्रांजैक्शन है तो मैं कह रहा हूं फिर सैंपलिंग कर ही क्यों लायक, जब 3-4 ही ट्रांजैक्शन सारी चेक कर लो डिटेल में। आओ, therefore systematic sampling when chosen as a method should be carefully applied to bring together every type of transaction within its purview. More than one starting point can be considered to minimize, हाँ जी, to minimize what? Such risk. आप लोग क्या कर सकते हैं, रेंडमली 2 स्टार्टिंग पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, फिर आप किसी से एक इंटरवल लेके जो है आगे चल सकते हैं। ओके, लीजिए बच्चों, ये थी हमारी इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आ जाओ जी, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो हाँ कहना, बोल दो। अब आएगी बच्चों मेरी फेवरेट, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। लीजिए बच्चों, आज रिकॉर्डिंग वालों, आज मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, अभी हमने बहुत बड़ा सत्संग किया, वो मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, कभी अलग से सत्संग कर देंगे आप लोगों के साथ। आइए बच्चों, जरा आप चर्चा करते हैं अगले मेथड पे, और अगला मेथड बच्चों हमारे पास कौन सा है? वो है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और आपको एक चीज फील कराऊंगा मैं भी, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में है क्या? सिंपल सी बात समझिए, एवरी मॉनिटरी यूनिट इज अ सैंपलिंग यूनिट। एवरी मॉनिटरी यूनिट इज अ सैंपलिंग यूनिट। 1 रुपया इज इक्वल टू सैंपलिंग यूनिट। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए के डेटर है, 10 लाख रुपए के आपके पास डेटर है, तो आपके 10 लाख सैंपलिंग यूनिट हो गए, राइट। और मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हर चीज, चाहे वो सैंपल साइज हो, सैंपल का सिलेक्शन हो, चाहे रिजल्ट्स हो, एवरीथिंग बच्चों इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हाँ जी, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। मॉनिटरी अमाउंट्स। एंड ध्यान सुनिएगा, बहुत धीरे धीरे चलेंगे बच्चों, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग पढ़ रहे हैं, मॉनिटरी यूनिट में हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं कि एवरी मॉनिटरी यूनिट, एवरी सिंगल रुपी इज अ सैंपलिंग यूनिट। ओके, एंड एवरीथिंग इन दिस सैंपलिंग, चाहे वो आपका सैंपल साइज हो, चाहे वो आपके सिलेक्टेड सैंपल्स हो, चाहे वो बच्चों आपके रिजल्ट्स हो, एवरीथिंग इज इन मॉनिटरी यूनिट्स। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरे साथ, फिर हम इसको डिटेल में ले चलेंगे। आइए, अब बारी है एक्सेल पे चलने की, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, इधर देखिएगा, ये देखो, पॉपुलेशन साइज बच्चों कितना है? 10 लाख, यानी कि मैं मान रहा हूं मेरे पास 10 लाख के डेटर्स हैं। ओके, बोल दो हाँ कहना। सैंपल साइज कितना लिया मैंने? 58।
मुझे 58 सैंपल्स चाहिए। ये सैंपल साइज मैंने कैसे निकाला? मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाला, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू निकाला, बस मैंने 58 सैंपल साइज जो निकाल लिया। इट इज द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, जिससे मेरा सैंपलिंग रेट जो है वो एप्रोप्रिएटली लो लेवल्स पे रहने वाला है। दो बातें क्लियर हुई? मुझे बताइए हाँ या ना। मेरे पास 10 लाख के डेटा है, सैंपल साइज मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए 58 निकाल लिया। सैंपलिंग इंटरवल क्या आया? सैंपलिंग इंटरवल सर ये तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग जैसे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सिस्टमैटिक सैंपलिंग ही है, बस मॉनिटरी यूनिट पे लग रहा है। कम ऑन, किस पे लग रहा है? जल्दी बोलिए। मॉनिटरी यूनिट पे लग रहा है। ये आपका फिजिकल सैंपल पे नहीं लग रहा है, मॉनिटरी यूनिट पे लग रहा है। याद आ रहे हैं कि सैंपल आपके फिजिकल सैंपल भी हो सकते हैं और मॉनिटरी यूनिट वाइज भी हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें गेम क्या है, इसमें असली गेम क्या है, जरा मेरा साथ दीजिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस। पॉपुलेशन साइज 10 लाख, सैंपल साइज 58, सैंपलिंग इंटरवल 17241, 17,241। ये कैसे आया समझ आ गया? पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करके। ओके अच्छा जी, अब आपने फर्स्ट सैंपल सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया? रैंडमली सिलेक्ट किया। और रैंडमली कैसे सिलेक्ट किया? रैंडम नंबर टेबल का यूज करते हुए। क्या मैं यहां पर रैंडम नंबर टेबल वाला फॉर्मूला निकालूंगा तो बेटा वो आ जाएगा आंसर? कम ऑन, यस और नो? यस बिल्कुल आ जाएगा। सर जरा एक बार लगा के दिखा दो। चलो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। इज इक्वल टू क्या करूं मैं? रैंडम नंबर रैंड बिटवीन बॉटम क्या लूंगा? बॉटम क्या लूंगा? 1। टॉप क्या लूंगा? चलो बताओ टॉप क्या लूंगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 17,241। मुझे पहले 17,241 में से एक नंबर चाहिए। मैंने कहा ठीक है साहब, एक नंबर मुझे उन्होंने दे दिया, लेट अस से 294। अब अगला आइटम कैसे निकला होगा बता सकते हो? अगला आइटम कैसे निकला होगा? कमांड टेल में, जल्दी बोलो। मैं अपने फर्स्ट सैंपल में 17,241 मार्क करता गया। सर ये तो बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है। अभी रुको ना बच्चों, अभी रुको ना। आपने अब सिलेक्ट कैसे करना है सैंपल इसके थ्रू, मैं आपको वो बताता हूं, और उसके अंदर बच्चों फर्क है। हाँ ये तो बिल्कुल सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, इंटरवल सैंपलिंग है। ध्यान से देखना बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए इसको कंट्रोल Z कर देता हूं यहां पे, ताकि यही नंबर रहे, क्योंकि मैंने सैंपल वैसे सिलेक्ट कर रखे। इधर देखो, मैंने अपने डेटर्स को अरेंज कर दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैंने अपने डेटर को अरेंज कर दिया है बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDEF। ओके ओके, कम ऑन, यस और नो? ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे डेटर्स का अमाउंट लिखा हुआ है। ये डेटर से 3,000 रुपए लेने हैं, इससे 1,000 लेने हैं, इससे 15,000 लेने हैं, इससे 15,000 लेने हैं, इससे 1,000 लेना है, इससे 60,000 लेना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैंने एक जगह पे अपना क्या देखा? पॉपुलेशन साइज 10 लाख के डेटर है मेरे टोटल। फिर मैंने क्या देखा? सैंपलिंग इंटरवल सैंपल साइज 58। फिर मैंने निकाल लिया सैंपलिंग इंटरवल, और वहां मैंने बच्चों 58 सैंपल्स जो है अपने निकाल के रखे हुए हैं। अब जरा देखिएगा, मेरा पहला सैंपल नंबर क्या था, याद है किसी को? मेरा पहला सैंपल नंबर क्या था, याद है किसी को? 3071। 3071 वो 249 वाला हमने कैंसिल करके चेंज कर दिया ना, 3071। ठीक है जी, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अब इधर देखिए, यहां पे बच्चों मैंने क्यूमुलेटिव बैलेंस बनाना शुरू किया। 3,000, डेटर भी 1,000, तो क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना आ गया? कमांड टेल में जल्दी बोलिए। 4,000। ओके बोलो हाँ कहना। फिर ये 15,000 का था, क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना आ गया? 19,000। फिर ये 15,000 का था, क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना आ गया? 34,000। मैं ऐसे करते करते पूरा क्यूमुलेटिव बैलेंस बना सकता हूं। ये क्यूमुलेटिव तो समझ आ गया, बहुत आसान था। बोल दो हाँ कहना। अब बच्चों मैंने बोला कि मेरा पहला मॉनिटरी यूनिट सैंपल जो है ना, वो है 3,017 रुपए। 3,017 रुपए। क्या ए को मैं पिक करूं? ए को मैं पिक करूं? क्या इसमें 3,017 रुपए आ रहे हैं? क्यूमुलेटिव देखो, क्या इसमें 3,017 रुपए आ रहे हैं? मुझे बताओ, कम ऑन बोलिए। आंसर इज नो। क्या बी को मैं पिक करूं? क्या बी को मैं पिक करूं? आंसर इज यस, क्योंकि बेटा जब आप क्यूमुलेटिव बैलेंस देख रहे हो तो यहां पे आपको दिख रहा है 4,000, और 4,000 से पहले क्या आ गया? 3,017। 3,017 बच्चों इसमें आ नहीं रहा था, और जब ये क्यूमुलेटिव बैलेंस 4,000 बना तो यहां पे 3,017 का बैलेंस जो वो कवर हो रहा है, और इसलिए मैं बी को सिलेक्ट कर लूंगा। दिस विल बी माई फर्स्ट सैंपल। अब एक बार सेकंड अमाउंट देख के आते हैं। सेकंड अमाउंट देख के आते हैं, आ जाओ मेरे साथ। सेकंड अमाउंट कितना आया? सेकंड अमाउंट आया 20,258। आ जाओ, 20,258। अब बताओ बच्चों, सी को पिक करूं क्या मैं? सी को पिक करूं? सी तो 19,000 तक ही जा रहा है। क्यूमुलेटिव बैलेंस कहां तक जा रहा है? 19,000 तक जा रहा है, और मेरा बैलेंस मेरा था 20,000 समथिंग। नेक्स्ट मैंने देखा कि भाई साहब डी 15,000 का ही है, लेकिन यहां पे मेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस जो है वो 34,000 जा रहा है, और इससे इसके बीच में मेरा जो है वो सैंपल पड़ता है, तो मैंने डी को जो है क्या कर लिया? पिक कर लिया। बोलो हाँ कहना। बच्चों अब एक बात देख रहे हो, एक बात प्लीज देखना, जो हाई बैलेंस वाला अमाउंट होगा, जो हाई बैलेंस वाला अमाउंट होगा, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा या कम? मुझे बताओ, मुझे बताओ।
जो हाई बैलेंस वाला अमाउंट होगा उसके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। क्यों ज्यादा होने वाले? फॉर एग्जाम्पल ये एफ देखो, एफ 60,000 बच्चों तय था कि ये सिलेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि मेरा सैम्पलिंग इंटरवल ही 17,000 समथिंग का है, और 60,000 में 17,000 समथिंग तो एक बार क्रॉस होने ही वाला है। कम ऑन, यस और नो? बोल दो, आ जाइए इधर देखिए। आई एम श्योर कि आपको कभी किसी ने ऐसे बताया ही नहीं होगा। आपने ये सैंपल वाला चैप्टर पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले और आपने, आई एम श्योर कि ये तो कभी नहीं देखा होगा कि मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की कोई चीज होती है, और इस पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी एट ऑल। बट ये देखिए, क्या आपको समझ आया? मेरा सैंपलिंग इंटरवल था 17,241, मैंने पहला सैंपल चूज कर लिया 3,017। अब हर 17,241 के इंटरवल पे मेरा नेक्स्ट सैंपल जो है वो आ जाएगा। ये बैलेंस मैं कहां जाके चेक करने वाला हूं? अपने क्यूमुलेटिव बैलेंस में चेक करने वाला हूं, और जहां भी मेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस इस अमाउंट को क्रॉस कर रहा होगा, मैं उस सैंपल को जो है वो पिक कर लूंगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। लीजिए, तो ये है बच्चों तरीका आपका मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग का। अब आपको इसको रीड करने में मजा आएगा क्योंकि आपको सारी बातें पता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग यूजेस द सिस्टमैटिक सैंपलिंग अप्रोच? बोलो हाँ कहना। यस, यस, क्योंकि इसमें भी हो क्या रहा है, हम पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करके सैंपलिंग इंटरवल निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि अब बच्चों हमें सारी चीजें, चाहे हमारा सैंपल साइज है, चाहे हमारा सैंपल सिलेक्शन है, चाहे हमारे रिजल्ट्स हैं, हम लोग कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग पे कर रहे हैं। बोलिए, बोलो हाँ कहना। आ जाओ, अब रीडिंग कर लेते बच्चों इसकी, मेरे साथ जुड़िएगा जरा। एवरीवन प्लीज फोकस। सो इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। अब वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का पता है मतलब क्या? मैं आपको बताता हूं। आप बताओ बच्चों, अभी आपने बताया कि जो 60,000 का बिल था ना, उसका सिलेक्ट होना तो तय था। उसकी वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। उसके सिलेक्ट होने का तय भी नहीं था, तो मैं बोलूंगा चांसेस क्या थे? बहुत ज्यादा थे। कम ऑन, यस और नो? तो इसलिए यहां पे बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। यहां पे हम लोग बच्चों कैसे काम कर रहे होते हैं? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग वैल्यू को क्या देके चलते हैं? वेट देके चलते हैं, यानी वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। आइए, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच सैंपल साइज सिलेक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, evaluation results in a conclusion in monetary amounts। तो याद रखिए, everything is in monetary amounts। In this, individual monetary units are identified as sampling unit। Every monetary unit is a sampling unit। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, 1 रुपया is equal to 1 sampling unit। आओ, value weighted selection, ध्यान से बच्चों, values are given weight। This selection is done in such a way that high value item, for example invoice, have high chance of what? Selection। जो हाई वैल्यू आइटम होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। आप करके देख लीजिए बच्चों, अगर मैं आपको एक इनवॉइस बता दूं ना 1 लाख रुपए का है, आई एम श्योर जो डेटा मैंने आपको दिया है वो अपने आप सिलेक्ट होगा ही होगा। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, है ना? आ जाइए, लीजिए। सर मॉनिटरी यूनिट प्रैक्टिकली यूज होता है होगा? अरे मॉनिटरी यूनिट प्रैक्टिकली यूज होता है, बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। आइए, हाँ जी, तो वैल्यूज आर गिवन वेट, वैल्यूज आर गिवन वेट, एंड इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई हाई वैल्यू आइटम्स हैव हाई चांस ऑफ सिलेक्शन। हैविंग सिलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल द अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, हम लोगों ने अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। द ऑडिटर में एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बैलेंसेस दैट कंटेन दोज मॉनिटरी यूनिट। मैंने अपना डेटर नंबर कौन सा पकड़ा? बी। अब डेटर बी में मैंने डेटर बी को क्यों पकड़ा? बिकॉज डेटर बी का क्यूमुलेटिव बैलेंस जब आ रहा था तो उसके अंदर वो मॉनिटरी यूनिट था। कौन सा मॉनिटरी यूनिट? 3017। इधर देखो, मैंने डेटर बी को सिलेक्ट किया क्योंकि बेटा डेटर बी का जो क्यूमुलेटिव मॉनिटरी बैलेंस आ रहा था उसके अंदर मेरा पहला सैंपलिंग का जो पहला सैंपल जो नंबर था वो उसके अंदर आ रहा था 3017, मैंने उसे पिक कर लिया। आइए जी प्लीज। One benefit of this approach, मैं गायब हो जाता हूं। One benefit of this approach is that audit effort is directed towards the larger value items because they have greater chance of selection and can result in smaller sample sizes। This approach may be used in conjunction with systematic method of sample selection। जैसे मैंने बोला था, आपको जरूर बोलेंगे कि भाई ये तो systematic method के साथ यूज होता है, and is most efficient when selecting using items on what? Random selection। Random selection तो कहीं मर्जी डाल के आ जाओ, अगर random selection नहीं है तो सैम्पलिंग बेकार है, काम होएगा नहीं ढंग से। हाँ जी, कुछ क्लैरिटी आई बच्चों इस पे मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग पे? जल्दी बोलो, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग क्या है? इट्स अ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन जिसमें सैंपल साइज, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट्स सारे किसमें कंक्लूड किए जाते हैं? मॉनिटरी अमाउंट्स में कंक्लूड किए जाते हैं। बोलो,
अच्छा जी, उसके बाद इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट्स को हम लोग एज अ सैम्पलिंग यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी इस लाइन का सिंपल मतलब है 1 रुपी इज इक्वल टू 1 सैम्पलिंग यूनिट। वैल्यूज आर गिवन वेट एंड सिलेक्शन ऐसे होती है दैट हाई वैल्यू आइटम्स हैव ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। हाँ जी, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बच्चों आपको एग्जांपल दे रखा है, जो एग्जांपल मैंने दिया, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस को आप लोग पकड़ेंगे और ऑडिटर उसके बाद पर्टिकुलर आइटम उसमें से निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बैलेंस दैट कंटेन दोज मॉनिटरी यूनिट्स। ओके, आपने क्या किया, आपने एक स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट सिलेक्ट कर लिया। अपने एग्जांपल बताऊं, मेरा स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट क्या था, 3017। कम ऑन बोलिए, या 3074 जो भी आ रहा था, 3017 जो है वो बच्चों क्या था, वो हमारे पास जो है क्या था, हमारे पास था हमारा स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट। और उस स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट को मैंने क्या किया, फिर मैंने उस स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट को अकाउंट्स रिसीवेबल की पॉपुलेशन में देखा वो कौन से पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट आ रहा है और उस आइटम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक बेनिफिट, फिर से ये बेनिफिट रिपीट हो रहा है, ये यही का है बच्चों, हाई वैल्यू आइटम का ग्रेटर चांस होता है सिलेक्शन का। अप्रोच इन कंजक्शन विद सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन यूज करनी चाहिए और रैंडम नंबर सिलेक्शन यूज करना चाहिए पहले सैंपल के लिए। डन, बोलो हाँ के ना। बस बेटा बस, इससे डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें अब आप फंस जाओगे, सर डिटेल में जाओगे तो। मुकुल, मुझे आपका डाउट ही समझ नहीं आ रहा। हाँ जी चलिए, श्रेया कह रही है दुख तो तब होता है जब रेगुलर बैच में 5 मिनट में टॉपिक हो जाए और फास्ट ट्रैक का टीचर 20 मिनट से ज्यादा ऊपर स्पेंड कर दे। 2 मिनट साइलेंस। आ जाओ। हैप्पीजेड सैंपलिंग बच्चों बहुत ही बेकार सैंपलिंग, किसी काम की सैंपलिंग नहीं है। हैप्पीजेड सैंपलिंग क्या है, इधर देखो, ऑडिटर है जल्दबाजी में, उसने भाई साहब तुरंत जो है कुछ आइटम्स उठाए और बस उन्हीं का जो है वो उन्हीं के ऊपर जो है अपने ऑडिट प्रोसेस निकाल के ऑडिट प्रोसेस लगा के रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से बच्चों ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, ये बायस हो सकता है, इससे आपके रिजल्ट जो है खराब हो सकते हैं और इसलिए आपको ऑडिट में इसको यूज नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना, बोल दो। रिकॉर्डिंग में एक्सेल रहेगा भाई, अब बस भूल जाओ ना एक्सेल को, रिकॉर्डिंग में एक्सेल रहेगा। प्लीज आपको जो एक्सपेरिमेंट करने मैंने आपको रिकॉर्डिंग में दे रखा है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें, डेटा निकालें, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग लगाए, दिखाते रहे, ठीक है जी। आ जाओ, एनीवेज प्लीज बच्चों लेट्स स्टिक टू द टॉपिक नाउ। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। हैप्पीजेड सिलेक्शन मैंने क्या बोला, ऑडिटर जल्दबाजी में अगर हो तो वो क्या करता है, कुछ रैंडम जो है वो इनवॉइसेस उठा लेगा विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी असम्पशन, विदाउट एनी प्रीमाइसेस, और यहां पे बच्चों हो जाएगी हैप्पीजेड सैंपलिंग। मैं आपको इसका एक नॉन ऑडिट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, आप लोगों को पता लगाना है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और आप गलती से ऐसी जगह चले गए जहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर होते हैं, तो भैया आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, भयंकर तरीके से बायस हो जाएगा। बोल दो हाँ कहना। और अगर आप रात को 10 बजे के बाद किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे आपको सब फादर डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने वाले लोग मिलते हैं, प्रधानमंत्री तेरा भाई बनेगा, है ना। एनीवेज प्लीज प्लीज बच्चों, हैप्पीजेड सिलेक्शन आप समझ रहे कि कोई स्ट्रक्चर टेक्निक ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है सिलेक्शन का। हैप्पीजेड का मतलब यही होता है ना, नो स्ट्रक्चर। आ जाओ जी प्लीज। हैप्पीजेड सिलेक्शन इन विच ऑडिटर सिलेक्ट्स द सैंपल विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक, यही बच्चों इसका की लाइन है, विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक। ओके, बोलो हाँ कहना। देखो इधर देखो, एक काम कर, हर महीने के पहले 2 दिन के जितने इनवॉइसेस सब उठा ले, ये हैप्पीजेड है। ये क्या बात हुई थी, हर महीने के पहले 2 दिन के इनवॉइसेस उठा ले, गेटिंग अ पॉइंट, कम ऑन, यस और नो, राइट। या देख ले भाई जो जल्दी मिल जाए बस वही उठा ले, ये क्या बात हुई, ये कौन सी स्ट्रक्चर टेक्निक है। सो व्हेन देयर इज नो स्ट्रक्चर टेक्निक तो बेटा हम लोग लगाते हैं हैप्पीजेड सैंपलिंग, हम उससे बोलते हैं क्या, हैप्पीजेड सैंपलिंग। लेकिन कहा जा रहा है कि ऑडिटर को कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो बायसनेस को और प्रेडिक्टेबिलिटी को क्या करे, अवॉइड करे। फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम, ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज ऑन अ पेज, वो ऐसे काम ना करे, क्योंकि अगर ऐसे काम करेगा तो बेटा बायसनेस आ जाएगी, प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अगर AD91 की सेल देखो और आप बोलो सर हम तो ना 1 मई से लेकर 15 मई तक के सैंपल उठा रहे हैं आपके, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाई दूंगा तुम्हें। एग्जाम चल रहे हैं, कहां कोई बच्चा कोर्स खरीद रहा है। और यही काम बच्चों आप कर लो कब, रिजल्ट्स के बाद। फाउंडेशन रिजल्ट के बाद नहीं आते बच्चे हमारे पास, बच्चे आते घूम फिर के। आप उठाओ बच्चों जब मई में पेपर एंड होंगे वो, और उसके बाद जो है जब आपका रिजल्ट आता है जनवरी और जुलाई में, अब जब रिजल्ट आता है बस फिर आप बोलोगे सर अंबानी के पास चलते हैं, बात करते हैं अंटीला कब बेच रहा है।
गेटिंग अ पॉइंट, कम ऑन, यस और नो। लेकिन मुझे बताओ बेटा, क्या वो हैपोजेट सैंपलिंग हो जाएगी कि नहीं? यस, वो हैपोजेट सैंपलिंग हो जाएगी। ओके, लीजिए, हैपोजेट सिलेक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो जब बेटा आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज, मैं कह रहा हूं ये दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हो रही है तो हैपोजेट नहीं होगी, हैपोजेट हो रही है तो भैया इसका मतलब स्टैटिस्टिकल नहीं है। नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच डज नॉट इन्वॉल्व एनी जजमेंट ऑल्सो। जजमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। रैंडमली बच्चों अगर आप लोग चूज कर रहे हो विदाउट एनी ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विदाउट एनी प्रॉपर जजमेंट, तो वो हैपोजेट सैंपलिंग, एंड इट डज नॉट इवन यूज द रैंडम नंबर टेबल। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। सर फादर डेयरी क्या होता है? भाई मदर डेयरी होता है जहां पे दूध मिलता है, फादर डेयरी होता है जहां पे ठेके आते नित्य खड़के। नहीं समझे? हे भगवान, आ जाओ। हाँ जी, हैपोजेट सैंपलिंग बच्चों 3 लाइन लिख देना। नंबर 1, नो स्ट्रक्चर्ड टेक्निक इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द सैंपल। डन। Does not involve judgment, does not involve use of random number table. Auditor should try to eliminate or minimize the biasness or predictability. That's it. और चौथी लाइन फ्री में दे रहा हूं आपको, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के साथ ही यूज नहीं होती। याद रहेंगे? जल्दी बोलो, कम ऑन। अब देखो नमन का क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर ऑडिटर जल्दबाजी में होगा क्यों? बेटा जब ऑडिटर बन जाओगे तब बताना। ये क्वेश्चन तो तुमने गलत पूछ लिया, किसी ऑडिटर से पूछ मत लेना, वो रो देगा, अपने दिल की भड़ास निकाल देगा तुम्हारे सामने कि ऑडिटर जल्दबाजी में होगा क्यों। जब तुम्हें ऐसे बैंक ऑडिट करना पड़े जिसने 1000 करोड़ के लोन ले रखे हो, तुम्हारे पास एक दिन मिले ऑडिट करने का कि एक दिन में ऑडिट कर दो इसका, इतना ही टाइम है इस ब्रांच के लिए। हेलो, चलिए, एनीवेज कह रहा ऑडिटर जल्दबाजी में होगा कि ये तो प्रैक्टिकल बात है बच्चों। हाँ जी, फिर से बच्चों, हैपोजेट सैंपलिंग 4 लाइन है मेरे साथ। हैपोजेट सैंपलिंग में कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं होती है। ऑडिटर को कॉन्शियस बायसनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के साथ ये जचती नहीं है। इसमें बच्चों आप लोग कोई जजमेंट, कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कोई रैंडम नंबर टेबल यूज नहीं करते हैं। डन, आ जाओ। ब्लॉक सैंपलिंग, ये तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। इधर देखो प्लीज, इधर देखिए। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो प्राइवेट स्कूल में सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन। गवर्नमेंट में भी बनाए जाते हैं लेकिन प्राइवेट में ना बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि कौन सा वर्ड, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेशन के साथ जो है बनाया जाता है। सेक्शन ए, क्रीम क्राउड, ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं। सेक्शन बी ठीक ठीक है, सेक्शन सी इनसे थोड़ा दूर रहो, सेक्शन डी ये नाम डुबोएंगे, सेक्शन ई कहा चल रहा भैया स्कूल में आजकल, बता दे मुझे भी। सेक्शन ई अलग चल रहा है। सेक्शन ई बच्चों वो साउथ की मूवी के हीरो की तरह वो टेबल उठा उठा के फेंक के मार रहे एक दूसरे के ऊपर भाई साहब, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सलाम रॉकी भाई, रॉक रॉक रॉकी। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। ऐसे आपने अगर वो देखिए कोटा फैक्ट्री और जितने भी कोटा वाले भी आते हैं वहां पे भी ऐसे सेक्शन बना रखे होते हैं ना। सर आप ये कहां पहुंच गए? हाँ बेटा सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब आप सोचो, आप जानना चाहते हो कि भाई स्कूल के बच्चे जो है वो कितने ऑनेस्ट है, कितने पढ़ने लिखने वाले हैं, कितने जो अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। आपने सेक्शन नंबर ए से 4 बच्चे उठा लिए, आप क्या कहोगे? अरे विवेकानंद, रामानुजन, आर्यभट्ट सब है यहाँ पे, कौन ऐसा आप लोग। और अगर आपने सेक्शन ई से उठा लिए वीरप्पन, बोलो हाँ क्या ना यही बनेगा अगला वीरप्पन है। ये तो रॉकी भाई है भाई यहाँ पे। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा। ब्लॉक सैंपलिंग में आप लोगों से क्या गलती हो जाती है, यू सिलेक्ट अ ब्लॉक, और उस ब्लॉक में क्या होता है बच्चों, सिक्वेंशियल आइटम आप लोगों से सिलेक्ट हो जाते हैं। और जनरली ऐसा माना गया है कि सिक्वेंशियल आइटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सेम होती है। हेलो 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 हेलो, बात समझे कि नहीं? यू सिलेक्ट अ ब्लॉक, और ब्लॉक सिलेक्ट करने का बच्चों क्या होगा, सिक्वेंशियल आइटम जो आपके सिलेक्ट हुए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप अगर मेरे एडमिन 81 की सेल उठाए और आप उठाए जिस दिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, उसके बाद, तो आपको ज्यादातर बच्चे वो मिलेंगे जो या तो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रुप दिया था हो नहीं पाया, बोथ ग्रुप देने के लिए जा रहे हैं। फ्रेश बच्चे उस वाली सेल में क्या मिलेंगे, कम। सबकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, सेम। कम। और ऐसा और नो, बोल दो हाँ कहना, बात समझ पाए कि नहीं?
तो ब्लॉक सिलेक्शन में बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए। ब्लॉक सिलेक्शन में यू सिलेक्ट अ ब्लॉक एंड ब्लॉक इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सिक्वेंशियली अरेंज्ड आइटम्स। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। और बच्चों क्या इस बात के हाई चांसेस है कि उस ब्लॉक के कमान उस ब्लॉक के जो आपके आइटम्स है सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, कमान सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, सेम हो? आंसर इज यस। बेस समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। आओ रीड करवाता हूं, इधर देखो बच्चों। दिस मेथड इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। और ब्लॉक्स क्या है बच्चों? ब्लॉक किसका? कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मतलब इन सीक्वेंस आइटम विद इन द पॉपुलेशन। And block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most population are structured such that item in a sequence can be expected to have similar characteristic to each other but different characteristic from items elsewhere in the population. This is the most important line बच्चों। क्या block selection audit में कामयाब है? Answer is no, क्योंकि block selection में block के item की characteristic क्या हो सकती है? Same हो सकती है, लेकिन population से क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। हमारा main objective क्या था sampling का? To draw the conclusion about the entire population, and the block may have different characteristic than the entire population. Is that clear? बोलिए हाँ कहना, बोलिए। आ जाइए। ये लाइन बच्चों याद रखिएगा जरूर। पहले तो सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्या है? कॉन्टिग्यूअस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। ब्लॉक सिलेक्शन ऑडिट में ऑर्डिनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन ऐसे स्ट्रक्चर होती है कि जो सीक्वेंस में आइटम होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है एक दूसरे से, लेकिन अलग होती है किससे? पॉपुलेशन से। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। Although in some circumstances it may be an appropriate audit process to examine a block of item, it would rarely be an appropriate sample selection technique when the auditor intends to draw the conclusion about the entire population. आप इसको बिल्कुल कट कर दीजिए, ऊपर से याद रखिए। आपसे मैं सिंपल बात पूछता हूँ, क्या ब्लॉक सिलेक्शन कामयाब है when you want to draw the conclusion about the entire population? Come on, tell me. Come on, tell me. Answer is no. Why? Do you know this? Yes sir, we know this. Why? Because ब्लॉक के जो आइटम्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक सबकी सेम होगी बट पॉपुलेशन से अलग होगी। इज दैट क्लियर? बोलिए। लीजिए अब आगे की बात है, देखिए। If client has the idea of block selection pattern of the auditor, then material misstatement and deviation can be easily manipulated by management practice of recording them. अरे ये ऑडिटर पता क्या करता है? ये ऑडिटर आता है बस महीने के पहले 5 दिन की ट्रांजैक्शन उठाता है, उन्हें सेट कर दे, बाकी अगले 25 दिन की फैलने दो, बस पहले 5 दिन की सेट कर दे, क्योंकि इस ऑडिटर का मेथड क्या है? ब्लॉक सिलेक्शन है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। आ जाइए। Example, take the first 100 sales invoices of the sales day book in the month of September. Alternatively, take any 4 block of 25 sales invoices. 100 सैंपल चाहिए थे, आपने क्या किया भैया? एक काम करो, सितंबर के पहले 100 इनवॉइस उठा लो। इट इज पॉसिबल। सितंबर में कोई पॉइंट, अब देखो ना बच्चों, हर इंडस्ट्री में हर मंथ में एक पैटर्न बनता होगा कि नहीं बनता होगा? अभी ब्लिंकिट वालों ने ट्विटर पे क्या आग लगाई वैलेंटाइन डे पे, सारे सामान का डेटा डाल देते। आज बिक रहे हैं टेडी बियर सबसे ज्यादा, चॉकलेट बिक रही है आज, चॉकलेट। जितनी चॉकलेट की सेल बच्चों पूरे साल में नहीं होती होगी, मुझे बताओ, वो हो गया होगा उस दिन सेल की नहीं होगी? होगी बेटा, बिल्कुल हो गई होगी। और अगर आपने 14 फरवरी की सेल उठा ली वैसे उनकी, बस कि भाई 14 फरवरी की सेल उठा ले, बात खत्म करते हैं, तो क्या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का? आंसर इसमें आ जाओ। Therefore, once the first item in the block is selected, the rest of the block follows the item to the what? Completion. There is close similarity between this method and non-statistical sampling. Consequently, it has similar characteristic, namely simplicity और economy तो है. On the other hand, risk of biasness रहेगा और साथ साथ में एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो सकता है जो ऑडिटर नोट कर सकता है। थोड़ा डिटेल हो गया बच्चों, बट याद रखिए ब्लॉक इज सिमिलर टू नॉन स्टैटिस्टिकल। नॉन स्टैटिस्टिकल ना जहां पे ना जजमेंट लग रही है, नॉन स्टैटिस्टिकल जहां पे आपने बस अपनी जजमेंट से एक ब्लॉक डिसाइड कर लिया है, राइट। और अब होगा क्या, यहां पे ये सिंपल और इकोनॉमिकल तो है, पैसा तो बच जाएगा, सिंपल तो है, लेकिन बायसनेस का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैटर्न एस्टैब्लिश होने का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैटर्न एस्टैब्लिश होना समझते हैं कि भाई जैसे सितंबर की फर्स्ट 100 सेल्स उठाते हैं, ऑडिटी को पता चल गया तो भैया सितंबर की फर्स्ट 100 सेल्स जो ऐसे सजा के रखेगा, आपको लगेगा कि वाह मजा ही आ गया भाई, क्या सैंपल्स उठाए हैं और इनकी तो अकाउंटिंग बहुत ही अच्छी है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। लीजिए, ये हो गए बच्चों हमारे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कैसे इनको पढ़े। इधर देखिए, ये दो तो बच्चों बिल्कुल, ये वाला रैंडम सैंपलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिस्टमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी यूनिट और साथ में वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ये वैल्यू वेटेड सिलेक्शन आईसीए ने अलग से टॉपिक बना के दिया है, मैंने आपको बच्चों मॉनिटरी यूनिट के साथ पढ़ा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैपोजेट और ब्लॉक सैंपलिंग, सिंपल रूल बता रहा हूं, 4 लाइनें याद रख लीजिए।
जैसे हैपोजेट में आप लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक। हैपोजेट में आप और क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल के साथ यूज नहीं हो सकता। हैपोजेट में आप लोग और क्या बोलेंगे कि भाई देखो बात ऐसी है कि भाई हैपोजेट में और क्या बोलने वाले हैं कि बात ऐसी है, इसमें नॉन स्टैटिस्टिकल है और इसके अंदर याद रखिएगा, सॉरी ये स्टैटिस्टिकल के साथ यूज नहीं हो सकता, और याद रखिएगा इसमें जजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। बायसनेस होती है, ऑडिटर को कॉन्शियसली ट्राई करना चाहिए कि वो बायसनेस को क्या करे, रिड्यूस करे। ऐसी 4-5 लाइनें याद रख लेंगे हैपोजेट और ब्लॉक के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए यहां तक क्लैरिटी है? कम ऑन एवरीवन, आ जाओ। हाँ आओ, अब बच्चों कर लेते हैं जल्दी जल्दी से क्विकली रिवीजन और खत्म करते हैं आज की कक्षा को यहाँ पे आके हम लोग। आ जाओ।